में आप सभी का स्वागत है। 60 मिनट में आपको दिखाएंगे 60 खबरें। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 9वीं से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। इस कैलेंडर में हफ्तेवार 8 हफ्ते का शेड्यूल दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 हफ्ते का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है और इस कैलेंडर को सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी ने बनाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी टीचर्स से ये अपील की है कि वो घर पर सुरक्षित रहें, अपने छात्रों को घर से ही सीखने में मदद करें। शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि इसके लिए वो अपने मोबाइल फोन, एसएमएस, टेलीविजन, रेडियो और तमाम सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करें। एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करने वाले 9वीं से 12वीं के बीच के सभी छात्रों के लिए यह कैलेंडर लागू होगा और इस कैलेंडर का उद्देश्य घर से पढ़ाई करने वाले छात्रों को टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का प्रयोग करके शिक्षा देना है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये अल्टरनेटिव कैलेंडर साझा किया गया है। सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू किए गए 3 अध्यादेशों को लेकर के किसानों की समस्या और सुझावों को 3 सांसदों की कमेटी ने कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को सौंप दिया है और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके कृषि मंत्री ने कहा है कि जो अध्यादेश किसानों के लिए लाए गए हैं वो किसानों के हित में है, लेकिन कोरोना की वजह से उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से किसान अध्यादेशों को समझने में किसानों को परेशानी हुई है। दिनों 3 अध्यादेश किसान हित में आए। एक मंडियों से संबंधित था, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, एक एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट का था और ये तीनों अध्यादेश पूरी तरह से किसान के हित में थे। लेकिन कोरोना की वजह से कि भीड़ इकट्ठी ना हो, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन हो, हम लोगों ने जनता के बीच में इसका प्रचार प्रसार कम किया और हमारी विपक्षी पार्टियां और उनसे जुड़े हुए कुछ किसान नेता उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। तो आज एक 3-4 दिन पहले एक आंदोलन के रूप में हाईवे जाम किया गया, रैली की गई। कोरोना के वक्त में इस तरह की चीज़ें होना समाज के लिए हितकारक नहीं है। हालांकि हमने रैली को बैन किया हुआ था, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी तरह की छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे कोरोना की जांच होने की मांग रखी गई है और वहीं धर्मलाल कौशिक ने यह कहा है कि रायपुर कोरोना मामले में जल्द ही देश की राजधानी हो जाएगी। और वहीं कौशिक ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना से मौतों के आंकड़ों को लेकर के भी सरकार की विफलता बताया है। रायपुर प्रदेश में कोरोना की राजधानी बन गई है और जिस प्रकार से रायपुर में तेजी के साथ में बढ़ रहा है, अब ऐसा लगने लगा है कि पूरे देश में कोरोना की राजधानी रायपुर न बन जाए। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार कुछ कर पाने में विफल रही है। यूपी के बलिया जनपद के फफना थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही बलिया पुलिस एक्शन में आई और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने बताया है कि 14 सितंबर 2020 को सोशल मीडिया पर बलात्कार से संबंधित वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए फफना थाने में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 14/9/20 को सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा एक लड़की के बलात्कार की घटना को संज्ञानित किया गया, जिसके संदर्भ में थाना फफना में घटना से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया।
कोरोना संक्रमण के बीच सरकार के आदेशों का पालन करते हुए आखिरकार 5.5 महीने के बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौटने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। सोनीपत के वाजिदपुर सबोली के राजकीय उच्च विद्यालय में 10वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को बुलवा करके पढ़ाया गया और आप देख सकते हैं कि ये सोनीपत के गांव वाजिदपुर सबोला का सरकारी स्कूल है और यहाँ पर अब कोरोना काल के दौरान पढ़ाई के लिए इस स्कूल को सरकार के दिशा निर्देशों पर तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर विद्यार्थियों का ट्रायल हो रहा है कि किस तरह से विद्यार्थी आएंगे। सर लगभग 5 महीने बाद स्कूल खुल रहे तो स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा फर्स्ट डे है तो सर स्कूल में आने मतलब प्रवेश के लिए सर मास्क वगैरह उपलब्ध हैं और सर सैनिटाइज जो बाहर आपने देखा होगा वो पैर वगैरह को करते हैं, फिर अंदर टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर सैनिटाइज हाथ करो के फिर ही क्लास वगैरह में बैठते हैं। कैसी व्यवस्था है स्कूल प्रबंधन की? बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। इसमें पढ़ाई कर पाओगे अच्छे तरीके से? हाँ वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें मतलब सर जैसे किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, किसी का नेट वगैरह नहीं होता था, अगर नेट होता भी था तो मतलब नेटवर्क वगैरह की जो दिक्कत थी वो होती थी। लेकिन सर जो प्रैक्टिकल जो पढ़ाते उसमें मतलब अच्छा सबसे पहले जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं उनके लिए गोल दायरे बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। स्कूल में एंट्री पॉइंट पर सबसे पहले जूते सैनिटाइज कराए जाते हैं। उसके बाद प्रत्येक जो एंट्री करने वाला है और बच्चा है प्रत्येक उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है, उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है। उसके बाद हाथ सैनिटाइज कराते हैं। हाथ सैनिटाइज करने के बाद बच्चे क्लास में जाते हैं। क्लास में प्रत्येक बच्चे को एक पर्टिकुलर सीट अलॉट की गई है, उसके नाम लिखा गया है। वो बच्चा रोज़ाना उसी सीट पर बैठेगा, खाने का अपना घर से लेकर आएगा, पानी भी अपना घर से लेकर आएगा। और यूपी के उन्नाव में लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है और जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला अजोहा थाना क्षेत्र के नेवादा गांव का है, जहां पर बदमाशों ने पिता और बेटी को घर से बुलाकर दोनों की हत्या करने की कोशिश की है। बदमाशों ने लाठी डंडों से पिता बेटी को जमकर के पीटा और पीट कर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। मारपीट की वारदात से शरीर और सिर पर गहरे घाव आए हैं और वहीं 48 घंटे बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई। को बुला के लेके गए, वहाँ हम चपाती को देखने गए, वहाँ मार पीट रहे थे, हम लोग बचाने गए, हम लोगों को भी मारा और हम 12 बजे वहाँ पहुँचे थाने में, शाम के 6 बजे तक बैठाए रखे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्या नाम है उनका? कौन ले गया था आपको? सीताराम। और उनके बुआ भी आई थी अच्छी, उन्होंने मारा पीटा। उनकी बहू बोल रही थी कि मेरे ऊपर बाबा है, उनके छाती के ऊपर चढ़ के बैठ गई और बाबा। देश की अर्थव्यवस्था पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था पर इकोनॉमिक एक्सपर्ट शरद कोहली ने स्थिति को स्पष्ट किया है। क्या कुछ कहना है अर्थशास्त्री शरद कोहली का, आपको सुनवाते हैं। मई के महीने में थोड़ा सा डिमांड बढ़ी थी, पर जब से कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हुए अगस्त में और आज जब केसेस 1 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, तो जो डिमांड ऑफ शूट्स जिसको हम कहते हैं, ग्रीन शूट्स जो दिखने शुरू हुए थे अर्थव्यवस्था में, वो ग्रीन शूट्स फिर से कम दिखने लगे हैं। लोगों ने बाहर निकलना, हमने देखा अभी कल का ही एक सर्वे आया है जिसमें जो मार्केट्स हैं, उदाहरण के तौर पे हम दिल्ली की अगर मार्केट्स लें तो उन मार्केट्स में चहल पहल भीड़ भाड़ कम दिखने लगी। तो इन्फ्लेशन अगर डिमांड घटती है तो कीमतें उससे घटती हैं। तो मुझे लग रहा है ये इन्फ्लेशन का घटना एक आम अर्थव्यवस्था में शायद अच्छी बात होती होगी उपभोक्ताओं के लिए, पर ऐसे हालात में इन्फ्लेशन का कम होना, रिटेल इन्फ्लेशन होता है जो आम उपभोक्ता जाके सामान खरीदता है, जिसमें दूध, सब्जी, फल, रोज़मर्रा की चीज़ें आती हैं। तो रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट कम होना इस बात को बता रहा है कि डिमांड की कमी है। तो मुझे लग रहा है जो रिकवरी बीजेपी नगरोटा और धर्मशाला मंडल की विशेष बैठक का आयोजन धर्मशाला के सर्किट हाउस में किया गया और इस बैठक में प्रदेश बीजेपी संगठन मंत्री पवन राणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने यह बताया कि
जिस प्रकार से अभी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की एक सड़क योजना संपन्न हुई है, उसी पद्धति पर कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की ई विस्तारक योजना प्रारंभ हो गई है और इस बैठक में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर चर्चा की गई है और अब संगठन के हर कार्यकर्ता का सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। अब बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। ई विस्तार योजना के तहत विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज से ही 2022 के चुनावों का जो शुरुआत है, जो संख्यान है, उसको हमने बजा दिया है और जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से तैयार करके ये जो चुनाव है 2022 के लिए वो हमने पूरी तैयारी जो है आज से आरंभ कर दी है। क्या खास है आज की बैठक? आज जो हमारे ई विस्तारक योजना है उसमें जो हमारे विस्तारक हैं वो पूरी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे। उसी कंस्टिट्यूंसी से, जैसे धर्मशाला मंडल है तो धर्मशाला मंडल के ही लोग उसी कंस्टिट्यूंसी में हर बूथ पे जाएंगे और बूथ में हमारे पन्ना प्रमुख से लेके BL। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलाई जा रही सेवा सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट से कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दांगी के निधन पर शिवराज सिंह चौहान ने दुख भी जताया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और सेवा सप्ताह 14 सितंबर से शुरू हो चुका है और 20 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत जरूरतमंदों की मदद की जाएगी और साथ ही ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे और इसकी जानकारी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी है। जन्मदिन के अवसर पर जो गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे दलित, शोषित, वंचित के सेवा में अपना जीवन समर्पित करके संपूर्ण देशवासियों की विकास की चिंता करते हैं, ऐसे देश के यशस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 14 से लेकर 20 तारीख समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी युवा छात्र महासभा के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने सरकार बनने पर 2 करोड़ लोगों को हर हाल में हर साल रोजगार देने का वादा किया था और वो पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कई कंपनियों के निजीकरण को लेकर के भी विरोध किया है। देख रहे हैं पूरे देश में जहां नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वहां बीजेपी सरकार जो है रोजगार न देने के बाद कंपनियां जो सरकारी हैं उन सरकारी कंपनियों को बेचने में लगी हुई है। रोजगारों को रोजगार न देने के उस पर रोजगार छीना जा रहा है। आप देख रहे हैं जो भी सरकारी नौकरी लगेंगी 5 वर्ष पहले उनका ट्रायल होगा, उस ट्रायल में लड़का पास होता है या नहीं पास होता है। तो ये जो है नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है, जहां आरक्षण के नाम से संविधान में आरक्षण में छेड़छाड़ की जा रही है। आज नौजवान यूपी के चंदौली की ग्राम सभा हसनपुर कमहरिया के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है और ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के पति ने प्रधानमंत्री ग्राम आवास के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए ग्रामीणों से हड़पे हैं और इसी के साथ गांव में किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सरासर गलत, क्योंकि आवास और शौचालय पूरा पैसा जो लाभार्थी खाते में जाता है। अब जाकर पता लगा सकते हैं, गांव में सबके खाते में गया, उसका एडवाइस भी है। ये राजनीतिक द्वेष बस जो है हम लोगों के खिलाफ जो एक साजिश राजनीतिक चुनाव चल रहा है इसमें कर रहे हैं लोग। कुछ हमारे यहाँ तालाब में अतिक्रमण कर रहे थे लोग, उसमें हम दबाव बनाए,
जन सूचना में दी वहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर, उसके बाद जो कि हमारे खिलाफ। उनका आरोप है कि जब भी बैंक में पैसा आता है, किस्त आती है आवास की, तो आप बैंक पे जाते हैं, उनसे 10,000 रुपये पर मिली है और हमने इसीलिए इसमें जरा भी ढिलाई ना बरतते हुए, कल यद्यपि कि छुट्टी का दिन था, सार्वजनिक अवकाश था, लेकिन एडीओ कोऑपरेटिव को हमने भेज दिया था और शायद वो पत्रकार महोदय जान भी रहे हैं, उनसे मुलाकात वहाँ नहीं हो पाई थी। वो उसी गांव के रहने वाले हैं जिन्होंने शिकायत ये क्लिप हमको भेजी थी। तो वहाँ जाके लोगों से उन्होंने बात करी है, कई लोगों के वीडियो रिकॉर्ड करके हमको व्हाट्सएप भी वो किए थे, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। और जिन लोगों ने शिकायत पैसा लेने की करी है, हम उसके लिए टीम बना दिए हैं, 3 सदस्यीय, और वो लोग जाएँ। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब आदमी के लिए लाभकारी साबित हो रही है और इस योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों का कहना है कि ये बहुत ही बेहतर योजना है। लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से उपचार और दवाइयों के लिए भटकना नहीं पड़ता है और सही वक्त पर उपचार मिल भी जाता है। जिला स्वास्थ्य विभाग जींद की आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय चालिया ने यह बताया है कि अभी तक जिला जींद में 1,32,000 लोगों के आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जा चुके हैं और बाकी का काम भी लगातार जारी है। इसमें लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है। आयुष्मान योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी। इसमें लोगों को, गरीब जिसका भी कार्ड बना हुआ है, उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाता है। आयुष्मान योजना भारत सरकार द्वारा मिलने वाले गरीबों के लिए बहुत एक प्रॉफिटेबल योजना है। इसमें 5 लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो हम गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत 2011 के सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस को बेसिस बनाया गया और उनके सभी लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें सभी प्रकार का ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए प्रति ईयर पर फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जिले में अभी तक 1,32,000 के आसपास कार्ड बनाए जा चुके हैं। हाँ, बीपीएल परिवार को इसके लाभार्थी हैं और बीपीएल परिवार को काफ़ी इसका बेनिफिट हुआ है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों का हम लोगों ने पर्सनली एनालाइज किया है, तो बहुत से लोगों ने डायलिसिस की जो फैसिलिटी है, एक पेशेंट का डायलिसिस सप्ताह में 2 से 3 बार होता है और उन लोगों को ये सुविधा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब जिला कुल्लू बीजेपी किसान मोर्चा भी कंगना के समर्थन में आ गया है और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन डीसी कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में जिला कुल्लू बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में पूर्व विधायक महेश्वर सिंह और जिला बीजेपी अध्यक्ष भीमसेन शर्मा भी उपस्थित रहे। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से कंगना रनावत के ऑफिस को जो बीएमसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तोड़ा, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा जिला मुख्यालयों में उपायुक्त के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत का दिया है। गोलीबारी के दौरान सेना का 1 मेजर 2 जवान घायल होने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की गई और इस गोलीबारी में हालांकि भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन भारतीय सेना के 1 मेजर और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी की गई है। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में यहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना की इस हरकत का दिया गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की गई और यहां पर भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब इस हरकत का दिया है।
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सिरसा के बस स्टैंड कार्यालय से 2 क्लर्कों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। यह कार्रवाई विजिलेंस हिसार और सिरसा की टीम ने संयुक्त रूप से की है। कार्रवाई करते हुए क्लर्कों को 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। दोनों को विजिलेंस की टीम ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी की शिकायत पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन इस कार्रवाई में कई कर्मचारियों में रोष भी देखने को मिला है। कंप्लेनेंट आया था, वो पैसे मांग रहे थे उनसे, तो मौके पे रेड किए, उनको पकड़ा गया। कितने 8,000 रुपए। पैसे तो नहीं मिले ना? मिले हैं जी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के जेजेपुर नगर पंचायत में सेक्स रैकेट का कारोबार फल फूल रहा है। जेजेपुर पुलिस ने जेजेपुर SLRM सेंटर में दबिश दी, जहां पर 8 युवक और 1 युवती संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। बता दें कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जेजेपुर में SLRM गोदाम में लंबे समय से देह व्यापार का कारोबार संचालित हो रहा था, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वहीं मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। कचरा गोदाम जेजापुर में कल रात सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि देह व्यापार के लिए एक लड़की और 8 लड़के आए हुए हैं। हमारा स्टाफ एवं गवाह के मौके पर जाकर तस्दीक कार्रवाई किया था, जिसमें एक कमरे में 1 लड़की एवं 8 लड़के आपत्तिजनक स्थिति में। कचरा गोदाम में एक चौकीदार था, खेमचरण कुम्हार। वो यहाँ के लड़कों के कहने पर वो कमरा को दिया था। फिर उनके हालात को देखते हुए इस एरिया में आसपास में रिहायशी इलाका भी है, तो संकोचवश शिकायत नहीं करते थे। सिलसिला लंबे समय से चल रहा था, तो चौकीदार को और 8 लड़का और 1 लड़की को। हरियाणा के अंबाला में आर्थिक मंदी की हालत में सब्जियां लोगों की पहुंच से अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में सब्जियों के दाम आसमान को छूते हुए जा रहे हैं। पहले के मुकाबले सब्जियों के दाम 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं, जिस वजह से लोगों की रसोई का बजट अब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सब्जियों के दाम बढ़ने का असर हर वर्ग पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए कुछ लोगों ने यह कहा है कि सब्जियों के दाम 2 गुने हो गए हैं, जिससे अब लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों के दाम तो बढ़ने ही हैं जी, पीछे से तो माल आ नहीं रहा। कुछ बरसातों की वजह से कह लो, कोई लॉकडाउन की वजह से कह लो। जैसे ये कहते हैं जी हिमाचल बंद है, कुछ बंदे वहाँ हिमाचल के नहीं आने देते। पंजाब बंद है जी, हरियाणा बंद है जी। सारा काम तो सरकार ने खराब कर रखा है ये। अब मटर जो पहले बिकती थी 60-80 रुपये किलो, आज मंडी में 210 रुपये किलो है। ग्राहक कहता है 240 रुपये किलो दे रही हो, और 210 रुपये किलो ले जाकर इंसान क्या रेट बेचेगा आप बताओ। और गोभी है, गोभी 90 रुपये किलो है यहाँ पे। ग्राहक कहता है जी 100 रुपये किलो महंगी है। टमाटर यहाँ पे 60-70 रुपये किलो मंडी में दे रहे हैं। हम जाते के कहते हैं 80 रुपये किलो, ग्राहक कहता है महंगी है।
हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अंतर्राज्यीय बसों के संचालन का फैसला लिया है। किस किस राज्य में हरियाणा की बसें जाएंगी? हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बारे में एएनबी न्यूज को जानकारी दी। 19 की बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन था और अब ऑन लॉकडाउन के बीच में लोगों को राहत मिल रही है, तो हरियाणा परिवहन भी अब खुलती हुई नजर आएगी। सीधे तौर पर परिवहन मंत्री हमारे साथ बातचीत कर देते हैं। सर, हरियाणा परिवहन ने क्या फैसला लिया? जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में बसों की आवाजाही पर रोक थी, तो क्या उसको लेकर कोई फैसला ले लिया? चंडीगढ़ से बस चलेंगी। अभी उत्तर प्रदेश हिमाचल की बसें बंद हैं। दिल्ली की मीटिंग 17 तारीख को करने जा रहे हैं और यूपी से हमें परमिशन मिल चुकी है और आज 1600 बस हमारी पहले 700 बसों के और बढ़ी है, 2300 बस ऑन रोड पे हैं। आने वाले समय तक हमारी जितना हरियाणा रोड का बेड़ा पूरा सड़क पर है। यानी अंतर्राज्य स्तरीय बसें जो हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी? वो जल्दी चालू है। कल दिल्ली से हो रही है, बाकी हमारे उत्तराखंड और हिमाचल से परमिशन आने में समय लगा, पंजाब से। देखिए, सीधे तौर पर अगर यूपी की बात करें तो यूपी के लिए बसें जो हैं वो चलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं और राज्यों के साथ भी बैठकों का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की बात करें तो उससे भी परमिशन आने का इंतजार है। कब कहीं ना कहीं हरियाणा को ये परमिशन मिलती है और हरियाणा रोडवेज की बसें जो हैं उनकी अंतर्राज्य स्तरीय जो सेवा है वो शुरू होती नजर आती है। क्योंकि इस कोविड-19 की बात करें तो इस कोविड-19 की महामारी के दौरान तकरीबन 900 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हरियाणा रोडवेज को होता हुआ नजर आया था, क्योंकि दूसरे राज्यों में बसें नहीं चल रही थी, बसों की आवाजाही जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी। लेकिन अब ये प्रयास किया जा रहा है कि दूसरे राज्यों में बसें जो हैं वो खुलती हुई नजर आएँ और कल इसकी शुरुआत होती नजर आएगी। देखने वाली बात रहेगी कि कितनी प्रिकॉशन जो है वो हरियाणा रोडवेज बरतती हुई नजर आती है और जब ये बस सेवा कल से शुरू होगी तो इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल ग्वालियर हजीरा शासकीय हॉस्पिटल में लोकेंद्र सिंह कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति अपने बुखार की जांच करवाने के लिए अस्पताल गया और वहां पर डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट के लिए उसे कहा। जब लोकेंद्र कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके मोबाइल पर ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद वो करीब 3 से 4 घंटे तक अपने टेस्ट कराने के लिए इंतजार करता रहा, लेकिन डॉक्टर वहां पर नदारद रहे और जब उसे पता पड़ा कि डॉक्टर ही नहीं तो वो अपने घर चला आया। 3 दिन के बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है और इस मामले में अस्पताल प्रशासन अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएमएचओ ने भी मामले में जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। मुझे बुखार आ गया था तो 1 तारीख को मैं यहाँ पे आया दवाई लेने के लिए। कहाँ पर? ये सरकारी हॉस्पिटल में हजीरे पे। तो मेरा पर्चा बना, पर्चा बनाने के बाद डॉक्टर ने कोरोना की रिपोर्ट लिखी। किसने? डॉक्टर साहब ने। और जब मैं जांच कराने के लिए गया तो मेरा वहाँ पे सिर्फ रजिस्टर में नाम लिखा गया और उसमें मोबाइल नंबर मैसेज आया, ओटीपी। उसके बाद मेरी कोई जांच नहीं हुई इस प्रक्रिया के अलावा, क्योंकि डॉक्टर साहब आए नहीं थे। मैं इंतजार करके फिर मैं घर चला गया। उसके बाद मैंने 3 तारीख को देखा तो मेरे पास मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है कोरोना। अच्छा, तो कितने बजे आए थे? मैं यहाँ आया था 9 बजे करीब। कोई डॉक्टर नहीं था यहाँ पर? नहीं, 9 बजे के 11 बजे गया मैं यहाँ से इंतजार करके। कोई डॉक्टर था ही नहीं? नहीं, उधर नहीं थे उस साइड डॉक्टर। दोबारा आए यहाँ बताने के लिए? मैं दोबारा, हाँ अभी मैं दोबारा आया हूँ। फिर कोई अभी डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स? पीछे ये है कि इस विषय की जो है जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा ऐसा किस परिस्थिति में हुआ और ये ध्यान रखा जाएगा आगे से इस तरह का मतलब ऐसी गलती हुई है तो दोबारा दोहराई नहीं जाए। अब मैं कह रहा हूँ पहले जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगाया जाएगा कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ और हुआ कि नहीं हुआ। ये कंफर्म करने बाद ही अपन जांच की कार्रवाई करें। जांच में अगर यदि सही पाई जाती है जो भी संबंधित व्यक्ति उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई प्रस्तावित होगी, जो भी कमेटी जांच बैठाएंगे, जो देखेंगे वो करेंगे। आपको क्या कहना है? हाँ जी, जैसा कि आपने मेरे को बताया तो मैंने उसके हिसाब से निकलवाई। हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड के मुताबिक लोकेंद्र पुत्र जितेंद्र, इसका यहाँ पर सैंपल दिया गया, मतलब सैंपल बना था पर उसने सैंपल दिया नहीं था, तो हमारे उसके हिसाब से इसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई। बट सेम डे में लोकेंद्र दूसरा जो जिला चिकित्सालय मुरार में है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो अगर इस तरह के आपके मोबाइल, मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं लोकेंद्र पुत्र जितेंद्र के उस पर नेगेटिव आया, उसका तो टेस्ट जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो हुआ ही नहीं है उसका। दूसरा लोकेंद्र पुत्र हुकुम जो है
उसका जो इसका जिला चिकित्सालय में मुरार हुआ है उसकी उस दिन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सर ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि मोबाइल जैसे रजिस्ट्रेशन होता हाँ है, मोबाइल उसका रजिस्टर है तो वो गलत है वो। जी हाँ, उस पर ऐसी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। गलती क्या हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली निगम ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया है। दरअसल हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स यूनियन के यूनिट प्रधान ने यह बताया है कि बिजली निगम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डीसी गुप्ता चाहते हैं कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले ऑनलाइन पॉलिसी को बिजली निगम में लागू कर दें, लेकिन इससे बिजली कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बिजली निगम में कर्मचारियों की बेहद कमी है, जिसके चलते कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और डीसी गुप्ता के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया गया है। बिल्कुल हमारी मांग ये है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बिजली विभाग में किसी भी कंडीशन पर लागू न हो। तो फिर कब तक लागू होनी है वैसे ये ये अब डीसी गुप्ता जी चाहते हैं कि मैं 31/10 को जो है रिटायरमेंट होना जा रहा हूँ, इससे पहले मैं लागू कर जाऊँ, मगर एचएससीबी वर्कर यूनियन के बहादुर सिपाही और हमारी जो स्टेट हिमाचल के कुल्लू में उपमंडल बंजार की तहसील सेंज में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर के सेंज संयुक्त संघर्ष समिति उग्र हो गई है। सेंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर के समिति अब तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजा गया है। और दरअसल सेंज संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेश शर्मा का कहना है कि सेंज की जनता के साथ प्रदेश सरकार बार बार छलावा कर रही है। सेंज घाटी के कई गांव दुर्गम इलाकों में स्थित है जहां से लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और जिसको लेकर के समिति अब उग्र हो गई है। सेंज घाटी के साथ स्थानीय विधायक द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए हम बड़े शर्म महसूस कर रहे हैं कि वो विधायक क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या पूरे विधानसभा के। अभी पिछले साल भी एक धरना प्रदर्शन के बावजूद हमें एक डॉक्टर मिला था, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले फिर से जो डॉक्टर था उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। घाटी में आज के दिनों में चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। दरअसल खेल मंत्री पाल गडरिया धर्मशाला में रक्तदान कैंप में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि 3 अध्यादेश किसानों के हित के लिए हैं और इससे किसानों को फायदा मिलेगा। इसलिए 16 तारीख को संसद के पटल पर इस अध्यादेश को भी रखा जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो अपना प्लाज्मा जो है वो देने के लिए आगे आए और इसलिए रक्तदान के साथ साथ प्लाज्मा देने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आगे आए। उन्होंने ऐसा आह्वान भी किया है। आज रक्तदान कैंप कोरोना काल में बहुत ज़रूरत पड़ी है। कोविड में कोरोना काल में रक्तदान की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखिए केसेस कोरोना कोविड-19 के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमारी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारे पूरे जिला की तरफ से बहुत बड़ा कैंप है। इसमें सारा का सारा जो खून है वो कोविड-19 के अंदर जो पीड़ित हैं।
सीबीआई ने पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह पर शिकंजा कसते हुए एक साथ जम्मू, कठुआ और राजबाग स्थित उनके आवास पर छापेमार कार्रवाई की है और सीबीआई टीम भारी दलबल के साथ सीधे पूर्व सांसद के घर पर पहुंची। इस बारे में उन्होंने जिला पुलिस को भी सूचित नहीं किया था। घर में प्रवेश करने के बाद जिला पुलिस को इस छापेमारी के बारे में पता चला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण कुरुक्षेत्र और पिहोवा जैसे तीर्थ स्थलों पर 17 सितंबर को अमावस्या के दौरान भक्तों के जमावड़े पर हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ कपिल कुमार ने यह कहा है कि कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। इसी को देखते हुए ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और पिहोवा के धार्मिक स्थल पर 17 सितंबर को अमावस्या को लेकर के प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि 17 तारीख को देश भर में श्राद्ध समाप्त होंगे और लोग भारी संख्या में इस दिन पिंडदान करने के लिए यहां भी आ सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि 20 तारीख को हर हाल में हरियाणा प्रदेश की सड़कों पर उतरकर वो रोड जाम करेंगे और बता दें कि लघु सचिवालय में धरने से पहले लघु सचिवालय को जाने वाले रास्ते पर भारी मात्रा में पुलिस बल, दंगा निरोधक गाड़ियों को भी तैनात किया गया था ताकि 10 तारीख वाली घटना दोबारा ना हो सके, क्योंकि 10 सितंबर को जब किसान सड़कों पर उतरे थे तो भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ लाठीचार्ज वहां पर करना पड़ा था और कई किसान इसमें घायल भी हो गए थे। बलकार जी, क्या कुछ आज आपका यहाँ पे बैठक हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ करने जा रहे हैं? आज यहाँ हम बैठे हैं जो 15 तारीख से 19 तारीख तक का धरना है। आज हमारा डेलीगेशन गया हुआ है गुरुनाम सिंह चुन्नी के साथ, दिल्ली कृषि मंत्री ने बुलाया है, जहाँ से जैसे वहाँ से फैसला आता है उसके बाद जो अगली रणनीति बनेगी वो गुरुनाम सिंह के आने के बाद ही बनेगी। जैसे वो कहेंगे वैसा अगला धरना प्रदर्शन। यूपी के झांसी में बस में सवार युवक की टोल प्लाजा पर पिलर से सर टकराने की वजह से मौत हो गई। दरअसल घटना मोट थाना क्षेत्र के सिमरी टोल प्लाजा की है, जहां पर बाराबंकी से मुंबई जा रहे एक युवक की गुटखा थूकते वक्त पिलर से टकरा करके उसका सर कट गया, जिससे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बताया जा रहा है कि बस चालक और कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए। इसमें जो युवक सवार था करीब उसकी उम्र 22 साल थी, नाम सोनू बताया उसने उसका, और बाराबंकी का रहने वाला था। ये बूथ पे गुटखा खाने के लिए इसने गर्दन बाहर निकाली तो पिलर से अटकी इसकी गर्दन कट गई। हरियाणा के पानीपत में समालखा विधानसभा के गांव जलमाना के पास बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल एक परिवार के महिला और बच्चे यमुना का जलस्तर कम समझ करके यमुना नदी में डूब गए हैं और इन्हें बचाने गए 3 और लोग भी उसमें डूब गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू किया गया। पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और वहीं पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। प्रशासन के दर्जनों गोताखोरों, सैकड़ों ग्रामीणों और पुलिस की टीम डूबे हुए तीनों के शवों को तलाशने में जुटी हुई है। भी लगा हुआ है, स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं, किश्तियाँ वगैरह लगा रखी हैं, डाइवर भी लगा रखे हैं, आगे खोज के पूर में जाल भी लगाया है। तो जितने प्रयास किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। और देखिए, 6 कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक परिवार और अपने रिश्तेदारों के साथ यमुना पर गए हुए थे। तो वो एकदम सामने गड्ढा आया तो वो लेडी जब डूबने लगी तो बाकी लोग उसको बचाने के लिए उसमें डूब गए। तो 6 लोगों की इसमें डेथ हुई। 3 बॉडीज़ अभी तक रिकवर हो चुकी हैं और 3 के लिए हम प्रयासरत हैं। वहाँ पर गोताखोर भी भेजे गए हैं, ड्रोन से भी हम निगरानी करवा रहे हैं। कई साइड में बॉडी चली गई हो तो वो ड्रोन भी वहाँ पर भेजा। तो हर पूरा
यूपी के बहराइच में थाना हरदी इलाके के गांव बक्कर में युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई और मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि राज्य में इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। नाम बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ है? बूढ़ गवा। कैसे? वो लेटरिन गवा, लेटरिन गया था। फिर तो हमने बाद में हम सब जान पावा तब दौड़ गए। 20 मिनट हुई गए जब गाँव मोहल्ला दंगा हुआ था हम सब जान पाए तब बाद। कौन से गांव का मामला है? ललुंगा से लवाकेरा और कोतवा से बागबहार तक बने हुए 64 करोड़ रुपए स्टेट हाईवे का घटिया निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और निर्माण के साल भर से पहले ही गड्ढे में तब्दील हो चुके इस सड़क को लेकर के संसदीय सचिव यूडी मिंज ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने सड़क को विकास का आईना बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और उन्होंने जांच से असंतोष जताते हुए यह कहा है कि रायगढ़ के प्रभारी अधिकारी की जांच से सत्यता आने की संभावना नहीं है, जबकि उन्होंने इसके लिए सीटीई या फिर उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच करवाने की मांग की थी। इसके लिए प्रभारी इंजीनियर को जांच के लिए भेजना, वो भी बिना लैब के पहुंचे हैं, तो इससे क्या परिणाम की संभावना है। वर्तमान में बरसात भी हो रही है और विस्तृत जांच करने की जरूरत है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए बताया है कि इसके लिए वो फिर मंत्री से मुलाकात करेंगे और इस मामले में अवगत करवाएंगे और इसके लिए उच्च स्तरीय या फिर आईईटी की टीम भेज करके इसकी दोबारा से जांच करवाई जाएगी, जिसमें विस्तृत रूप से जांच की जा सकेगी और इसका निश्चित रूप से परिणाम सामने आ सकेगा। ये एकमात्र सड़क थी जो उड़ीसा को जोड़ने वाली थी और ये सड़क लैलूंगा से लवाकेरा तक बनी थी जो लगभग 44 करोड़ से बनी थी। ये सड़क 5 साल की गारंटी अवधि में थी, लेकिन महज 2.5 साल में ही ये सड़क जर्जर होकर बर्बाद हो चुकी है। इसके लिए स्थानीय विधायक, कुनकुरी विधायक, यूडी मिंज और संसदीय सचिव के द्वारा बार बार मुद्दा उठाने के बाद भी ऐसी अधिकारियों को इसकी जांच की जिम्मा दी जा रही है जिन अधिकारियों को प्रभार दिया गया है। उन्होंने भी इनकी नाराजगी जताई है, जबकि यहाँ के लोगों सहित जनप्रतिनिधियों ने कई बार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की, लेकिन मामले में अभी तक किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्षता से जांच हो और इसमें जो दोषी ठेकेदार और जो विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। 2017 में रोड बना था, साल भर भी नहीं चल पाया रोड और तुरंत उभर के पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है और लवाकेरा से लैलूंगा तक और कोतवा से बागबहार तक रोड बना था, कहीं भी एक मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी मिट्टी ही दिख रहा है और भारी भ्रष्टाचार हुआ है इसमें ठेकेदार अधिकारी सब मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा परिवहन कार्यालय में हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया और बता दें कि परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर से दिशा निर्देशों के पालन में कार्यालय में आने वाले आवेदकों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और वहीं हेल्प डेस्क कक्ष का शुभारंभ खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने किया है। कार्यालय में ऑनलाइन फॉर्म भरवा करके अपना कार्य कराने के लिए आने वाले आवेदकों को उनके अपॉइंटमेंट के समय तक प्रतीक्षा के लिए हेल्प डेस्क कक्ष में बैठने की व्यवस्था और कार्यालय में आने वाले दिव्यांग आवेदकों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। कार्यालय में महिला और पुरुषों के अलग अलग शौचालयों की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है और आवेदकों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है और इस कार्यालय में आने वाले आवेदकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वो अपना काम सुविधाजनक रूप से कर सकें। विधायक वर्मा ने इस दौरान कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डोंगरगढ़ पुलिस का सराहनीय काम देखने को मिला है। दरअसल पुलिस ने गुम हुई युवती को थाना क्षेत्र में घूमते पाए जाने पर तत्काल उसे थाने लाकर के उसके निवास स्थान की जानकारी पता कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया है और वहीं पुलिस ने जब परिजनों को इस बारे में जानकारी दी तो उसके बाद उसके परिजन डोंगरगढ़ थाने पहुंचे और जहां पर उनकी बेटी को पुलिस ने उन्हें सौंप दिया और उनकी माता ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा है, डोंगरगढ़ पुलिस का धन्यवाद भी उन्होंने किया है।
उत्तराखंड के भगवानपुर थाना के अंतर्गत रायपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक शख्स पिछले कई सालों से मंत्री फार्म में एक निजी कंपनी में चौकीदारी का काम करता था और वो कई सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन चौकीदारी की नौकरी करने की एवज में उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा था। और वहीं जब लोगों ने उसे आवाज लगाई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसका शव फांसी से लटका हुआ मिला। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चीन के खिलाफ कार्रवाइयों में अमेरिका ने एक और अहम कदम उठाया है। जबरन मजदूरी का हवाला देते हुए अब वहां से आने वाले कॉटन, हेयर प्रोडक्ट, कंप्यूटर कंपोनेंट और कुछ टेक्सटाइल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर समुदाय के लोगों से जबरन मजदूरी करवाकर बन रहे प्रोडक्ट पर अमेरिका की ओर से ये रोक लगाई गई है। और इस प्रतिबंध के फैसले पर अमेरिका ने यह बताया है कि चीन की सरकार शिनजियांग में रहने वाले उइगर समुदाय का मानवाधिकार हनन कर रही है और इनका शोषण किया जा रहा है, और इसलिए यहाँ पर तैयार किए गए प्रोडक्ट उत्पादों को लेकर के ये फैसला लिया गया है। उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेजने, उनके धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप के अलावा उनके शोषण को लेकर के दुनिया भर में चीन की किरकिरी हो रही है। भारत चीन सीमा विवाद, हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी में दादागिरी जैसे मुद्दों पर चीन की पूरे विश्व में कड़ी आलोचना हो रही है। और यूरोप दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री वांग यी को बीते दिनों इस सब के लिए काफी कड़े संदेश मिले हैं। चीन के सभी प्रमुख देशों से रिश्ते खराब होते देख अब खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग मैदान में उतर गए हैं। और मिली खबर के मुताबिक डैमेज कंट्रोल के लिए जिनपिंग ने सोमवार को खुद जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई नेताओं के साथ फोन पर बातचीत कर अपना पक्ष रखा है। चीन के मुताबिक ये बातचीत काफी सार्थक रही है और इस दौरान चीन और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार निवेश समझौते पर चर्चा की गति तेज करने पर सहमति बनी है। और इन फोन कॉल्स में जिनपिंग ने यूरोपीय यूनियन से संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे राजनीतिक मुद्दों से निपटने और विश्वास बहाली जैसे विषयों पर भी बातचीत की है। ईरान के दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका के राजदूत की हत्या की साजिश रचने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका या अमेरिकी लोगों पर कोई हमला किया तो वो किसी भी ईरानी हमले का 1000 गुना ज्यादा विनाशक हमले से जवाब देंगे। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि मीडिया में आई खबरों में यह कहा गया है कि ईरान कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए हत्या की साजिश रच रहा है या अमेरिका के खिलाफ अन्य हमलों की साजिश रच रहा है। कासिम सुलेमानी की हत्या भविष्य में अमेरिकी सैनिकों पर होने वाले किसी भी हमले और अमेरिकी सैनिकों की हत्या को रोकने के लिए की गई थी। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिदे सुगा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह ली है और उन्होंने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने की घोषणा की थी। अब बुधवार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में होने वाली वोटिंग में सुगा की जीत होगी और सुगा को डाइट के दोनों सदनों से पार्टी सदस्यों और स्थानीय प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक में चुना गया है। सुगा एक आम किसान के बेटे हैं। उनके पिता स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे। अपने गृहनगर में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे टोक्यो आ गए और एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना खर्च चलाने के लिए उन्हें कभी कार्डबोर्ड फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी तो कभी फिश मार्केट में भी काम करना पड़ा। अमेरिका की ताइवान के साथ प्रस्तावित आर्थिक वार्ता को लेकर के चीन खासा नाराज है और चीन ने अमेरिका को आगाह किया है कि यदि वो इस प्रस्तावित आर्थिक बैठक से पीछे नहीं हटता है तो दोनों देशों के संबंधों को गंभीर नुकसान हो सकता है। अमेरिका चीन आर्थिक बैठक में एक वरिष्ठ अमेरिकी मंत्री के भाग लेने की संभावना है और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग
विन बिन ने अमेरिका से ताइवान के साथ सभी तरह के आधिकारिक आदान प्रदान रोकने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो दोनों देशों के संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और इससे ताइवान क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। ताइवान के मीडिया में आए खबरों में यह कहा गया है कि अमेरिका के आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा और पर्यावरण उप मंत्री कीथ क्रैक इस सप्ताह ताइवान की यात्रा पर जा सकते हैं। बांस को वृक्ष की श्रेणी से निकाल करके घास की श्रेणी में लाने भर से देश में लाखों लोगों की तकदीर बदल गई है। बांस से बने सामानों को उनके धंधे में लगे हुए लोगों के जीवन में आए इस बदलाव पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है, जिसका प्रीमियर एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल पर बुधवार को हो रहा है और विश्व बांस दिवस से 2 दिन पहले हो रहे बंबू एंटरप्रेन्योर नामक लघु फिल्म के इस प्रीमियर के जरिए इस काम में जुड़े हुए लोगों के बारे में दर्शकों को बताया जाएगा और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों के अलावा हाल के दिनों में बांस से बने हुए उत्पादों का प्रचार प्रसार पूरे देश में बढ़ा है और इस फिल्म में देश में बांस उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रही समाजसेवी रेखा डे के नजरिए से पूरे प्रयास और इसके विकास को दिखाया गया है। भारतीय समय अनुसार यह फिल्म बुधवार रात 9:30 बजे के करीब यानी कि 9:30 पर देखी जा सकेगी और फेसबुक पर भी इसका मुफ्त में प्रसारण किया जाएगा। दुनिया भर की फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 25वें संस्करण में इस बार देश के 7 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों का चुनाव किया गया है और इस फिल्म महोत्सव में इन 7 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और काबिल फिल्म को पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाएगा। यह महोत्सव 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा और बोर्ड के सदस्यों ने यह भी फैसला लिया है कि महोत्सव के शुभारंभ और समापन समारोह को रद्द किया गया है। ऐसा कोई भी काम ना हो जिसमें भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत पड़े और समारोह में प्रदर्शित होने वाले फिल्मों का चुनाव ऑनलाइन किया गया है और इन फिल्मों में भारत की अलग अलग भाषाओं की 7 फिल्में शामिल हैं। इमरान हाशमी और अनंत महादेवन ने अपनी फिल्मों को इस फेस्टिवल में चुने जाने पर सार्वजनिक रूप से खुशी जाहिर की है और महादेवन ने इसके लिए अपने निर्माताओं का आभार जताया है। वहीं इमरान हाशमी ने अपनी इस फिल्म की पूरी टीम की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की है और अपनी खुशी जताई है। पहले सीजन को मिली चर्चा के बाद दिल्ली क्राइम वेब सीरीज के निर्माता बहुत जल्द इसके दूसरे सीजन के साथ वापसी करने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके लिए तारीखों पर भी काम करना शुरू कर दिया गया है और कलाकारों और कर्मचारियों से बात करके शेड्यूल सेट करने पर तेजी से काम जारी है। सीरीज से अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे दिल्ली के IAS अभिषेक सिंह ने अपना काम दिल्ली में ही खत्म कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि इसी महीने के अंत तक इस वेब सीरीज की शूटिंग फिर से शुरू हो जाएगी और इस सीरीज का अंतिम शेड्यूल देश की राजधानी दिल्ली में ही शूट होने वाला था और उस पर काम अभी चल रहा था, लेकिन अचानक से हुई विश्वव्यापी बंदी के दौरान शूटिंग को रोकना पड़ा। निर्माताओं ने फैसला लिया है कि सीरीज की बची हुई शूटिंग मुंबई के एक स्टूडियो में पूरी की जाएगी और इसके लिए सीरीज के निर्देशक राजेश और तनुज चोपड़ा ने अपनी टीम से बात कर ली। वहीं 7 हिंदी फिल्मों को एक साथ सीधे OTT पर रिलीज करने का फैसला करने वाली कंपनी डिज्नी इंडिया ने आलिया भट्ट के फिल्म सड़क 2 के बाद अब बाकी बची हुई 3 फिल्मों को थोड़ा रुककर रिलीज करने का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 सितंबर से शुरू हो रहे IPL की वजह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपनी ही सहयोगी कंपनी फॉक्स स्टार इंडिया की बनाई हिंदी फिल्म लक्ष्मी बम की रिलीज को कुछ समय के लिए टाल दिया है। अक्षय कुमार अपनी इस फिल्म को लेकर के काफ़ी उत्साहित रहे हैं, लेकिन डिजिटल फिल्मों को लेकर के बने नकारात्मक का माहौल में यह फिल्म रिलीज करना OTT के संचालन के लिए ठीक नहीं मान रहे हैं और इस फिल्म के आगे खिसकने के साथ ही अजय देवगन की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्में भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया और द बिग बुल की रिलीज भी आगे खिसक गई है और इसलिए इस OTT पर रिलीज होने वाली फिल्में अब नवंबर और दिसंबर में रिलीज होंगी।
यूपी की औद्योगिक नगरी मोदीनगर की कभी शान अलग हुआ करती थी, लेकिन अब विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं मोदीनगर पीछे पिछड़ गया है। लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है, मोदीनगर में विकास में तेजी आ सकती है। एक दौर था जब यूपी का मोदीनगर उद्योगों के मामले में नोएडा को आंखें दिखाता था। दूर राजधानी भी मोदीनगर की उद्योगों की शान में रश्क करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की इंडस्ट्री को ग्रहण सा लग गया। कल कारखानों के पहिए थम गए। खानदानी विवाद मोदीनगर में उद्योग धंधों के लिए घुन बन गया। 1980 से 1990 के दशक में मोदीनगर के विकास के पंख मानो कतर दिए गए। मोदीनगर के संस्थापक माने जाने वाले गुजरमल मोदी के वारिसों में तकरार का लंबा सिलसिला चला, जो आज भी जारी है। एक एक कर कल कारखाने बंद होते गए। फैक्ट्रियों की चिमनी से उठने वाला धुआं कहीं ठहर सा गया। विकास की कहानी में आए इस मोड़ ने मोदीनगर और आसपास के सभी तबकों को परेशान सा कर दिया। किसानों से लेकर कामगार तक सभी इसकी चपेट में आए। गुजरमल मोदी के बेटों और उनके भाई केदारनाथ मोदी के बेटों के बीच दो गुट बन गए। आरोप है कि केदारनाथ मोदी और उनके वारिस उस विरासत को लीलने में जुट गए हैं जो गुजरमल मोदी ने अथक मेहनत से तैयार की थी। अब मोदीनगर एक बार फिर विकास के दोराहे पर है। एक बार फिर से उम्मीद जगी है। गुजरमल मोदी के छोटे बेटे उमेश कुमार मोदी चाहते हैं कि फिर से कल कारखाने आबाद हों। एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटे। एक बार फिर से कामगार और किसान के चेहरे पर खुशियां खिलें। उमेश मोदी के हाथ में एकल स्वामित्व है, लेकिन स्थानीय कामगार संगठनों का मानना है कि इसमें विलेन की भूमिका केदारनाथ मोदी के बेटे देवेंद्र कुमार मोदी निभाने में जुटे हैं। जहां उमेश मोदी बंद पड़ी गन्ना मिलों को चालू कर मुनाफे में लाने के बाद किसानों के बकाये निपटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहीं देवेंद्र मोदी अदालती नुक्तों का सहारा देकर इस सपने पर ग्रहण लगाने के लिए आमदा है। ऐसे में तमाम संगठनों में सुगबुगाहट है। बैठकों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि विकास का सपना साकार होता है या फिर साजिशों के ग्रहण से ये चमक फीकी पड़ती है। मोदीनगर से एनवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।